बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ईयर के छठे लेक्चर में ऑनलाइन लेक्चर में आज हमने डिस्कस करना है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बोहर के एटॉमिक मॉडल में ना एक और बड़ी फॉल्टी असम्पशन थी। बोहर ये बताता है कि पोजीशन और मोमेंटम किसी इलेक्ट्रॉन का आप बड़े आराम से और बड़ी एक्यूरेसी से फाइंड कर सकते हैं। उसने कभी ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, उसने कभी ये हमें सिखाया था कि जब इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट में होता है तो ना वो अपनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ना रेडिएट करता है। एनर्जी कैन ओनली बी एब्जॉर्ब्ड और रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस when it moves from lower energy level to the higher energy level, and when it returns back from higher energy to the lower energy level, then the radiations are formed. अब उसने ये भी बता दिया कि अगर एनर्जी अब्जॉर्ब करनी है तो एनर्जी रिलीज़ करनी है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ होंगे, पहले शेल में हैं, दूसरे में हैं, तीसरे में हैं। तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट, वो प्रेजेंस बता रहा है हमें एनर्जी के साथ। दूसरी बात उसने हमें ये भी बताई थी, द इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिटल्स विद अ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh/2π। अब साथ ही मोमेंटम के ऊपर भी बात कर रहा है कि मोमेंटम भी उसका बड़ा फिक्स होता है, और साथ ये भी बता रहा है कि आप पोजीशन को भी फाइंड कर सकते हैं। हालांकि एक वक्त में दोनों चीज़ों को फाइंड करना मुश्किल है। कैसे मुश्किल है, ये हमें हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो समझाएगा। कि जो बोहर ने ये बात की ना कि पोजीशन भी डिफ़ाइन हो सकती है वो किस शेल में है, और ये भी डिफ़ाइन हो सकता है कि उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है। बेसिकली एंगुलर मोमेंटम जो था ना, या सिंपल मोमेंटम अगर लिया जाए तो मोमेंटम बराबर होता है mv। लेकिन अगर वो दायरे में घूम रहा है तो दायरे का रेडियस भी साथ इन्वॉल्व है, तो देन इट इज़ कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम। बट सिंपल अगर हम लें तो मोमेंटम कह सकते हैं, क्योंकि रेडियस तो कांस्टेंट रहना है, रेडियस बदलना नहीं है। वो जिस शेल में एक वक्त में घूमता है उसका रेडियस कांस्टेंट रहता है। तो ये बोहर कहना चाहता था कि उसका जो मोमेंटम है ना वो भी मालूम हो सकता है और बड़ा फिक्स होता है। उसने कहा इलेक्ट्रॉन भी पता है उसे किधर है और मोमेंटम भी। हालांकि ये बात गलत है। मोमेंटम इज़ बेसिकली रिलेटेड विद द वेलोसिटी, वेलोसिटी के साथ ही रिलेट करता है। वेलोसिटी बदलेगी तो मोमेंटम बदलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो बदलना नहीं। मास जो है ये फिक्स्ड क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो जब भी बदलेगा मोमेंटम वो किस वजह से बदलेगा, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की वजह से। अब अगर आप देखें कि इन दोनों बातों में कि मोमेंटम में और पोजीशन में कैसे अनसर्टेनिटी है, एक वक्त में एक चीज़ को आप मेजर कर सकते हैं, दूसरी चीज़ अनसर्टेन हो जाती है। हाइजेनबर्ग ने कहा कि अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम निकालोगे ना ख़ास वक्त में, तो उसकी पोजीशन अनसर्टेन हो जाएगी। अगर पोजीशन को फाइंड करना चाहते हो तो मोमेंटम अनसर्टेन हो जाएगा। कैसे है हम आगे जाके समझते हैं कॉम्पटन इफेक्ट में। तो हाइजेनबर्ग ने एक सिंपल सा प्रिंसिपल हमें दिया कि अगर आप मोमेंटम को फाइंड करोगे तो पोजीशन अनसर्टेन हो जाएगी, पोजीशन के ऊपर बात करोगे तो जो उसका मोमेंटम है वो अनसर्टेन रहेगा। चलिए अब देखते हैं पहली फॉल्टी अजम्पशन कि जो बोहर ने कहा कि पोजीशन और मोमेंटम एक्यूरेसी के साथ फाइंड हो सकते हैं, ये बात गलत है। क्योंकि जब डी ब्रॉगले आया, इसको पढ़ने में डी ब्रॉय पढ़ते हैं, स्पीकिंग में डी ब्रॉय है, लिखने में डी ब्रॉगले। उसने जब आइडिया दिया ना वेव पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, तब ये बात इम्पॉसिबल हो गई कि दोनों चीज़ों का एक वक्त में मालूम करना पॉसिबल है। इसका सलूशन दिया 1927 में वर्नर हाइजेनबर्ग। उसने एक नया आइडिया जनरेट किया। पहले उस आइडिया की ना स्टेटमेंट पढ़ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसे नोट करना है, लिखना है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली बोथ द पोजिशन एंड मोमेंटम। बेसिकली मोमेंटम इज़ रेफर्ड विद द वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट है, मोमेंटम कांस्टेंट है। वेलोसिटी बदल गई तो मोमेंटम बदल गया। तो उसने कहा द बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द माइक्रोस्कोपिक बॉडी लाइक इलेक्ट्रॉन, लाइक प्रोटॉन, लाइक न्यूट्रॉन विद हायर वैल्यू ऑफ सर्टेनिटी। उसने कहा कि पोजीशन और मोमेंटम को एक ही वक्त में सर्टेनिटी के साथ, एक्यूरेसी के साथ बताना, पढ़ना इकट्ठे, कि पोजीशन भी बता दो जिस तरह हमें बोहर ने कहा पोजीशन का भी पता है और उस हिसाब से मोमेंटम का भी पता है। उसने कहा दोनों चीज़ें एक वक्त में अवेलेबल हैं। लेकिन हाइजेनबर्ग ने कहा ऐसा नहीं है। उसने एक हमें मैथमेटिकली एक सिस्टम हमें समझाया, एक आइडिया दिया जिसकी आपने इक्वेशन याद करनी। इट इज़ द डेल्टा एक्स, इट इज़ द डेल्टा पी, इट इज़ द चेंज इन द पोजीशन
एंड इट इज़ अ चेंज इन द मोमेंटम, इट इज़ इक्वल एंड ग्रेटर दैन h/4 पाई। ये आपने इक्वेशन याद करनी है, मैथमेटिकली ना उसने ऐसे इसको डिराइव किया। अब आगे पढ़ते हैं कि जी इसका मकसद क्या है, जो हमने ये भी लिखा है इसका कुछ ना कुछ मकसद भी होना चाहिए। डेल्टा एक्स विद रिस्पेक्ट टू द डेल्टा पी, चेंज इन द पोजीशन, पी स्टैंड फॉर मोमेंटम, इट इज़ नॉट पोजीशन, पी मोमेंटम को शो करता है। इस प्रिंसिपल को कहा गया अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। डेल्टा एक्स और जो डेल्टा पी है ना, ये दोनों इन्वर्स हैं। जैसा कि हमने कभी पढ़ा था कि अगर हमारे पास पी इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू वॉल्यूम है तो हमने उसे पी वी इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हम पढ़ के आए हैं। तो जो चीज़ें देखने में डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं या जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं कि वो एक दूसरे का प्रोडक्ट है, तो बेसिकली वो इन्वर्सली रिलेटेड हैं। अगर इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन डिटरमिन करवाता है तो उसका जो मोमेंटम है वो अनसर्टन हो जाता है। कैसे? कॉम्पटन इफेक्ट इसको एक्सप्लेन करेगा। लेकिन अगर आप मोमेंटम के ऊपर बहस करें, पोजीशन अनसर्टन हो जाती है। साथ ही ये जो अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल है ये एप्लीकेबल है फॉर माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़, इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए। ये लार्ज बॉडीज़ के लिए नहीं है। दोबारा सुनिए कैसे। हमारे पास है इलेक्ट्रॉन, आप मेजर करना चाहते हैं इसकी पोजीशन के इलेक्ट्रॉन है किधर। आप क्या करते हैं, इसके ऊपर फोटॉन स्ट्राइक करवाते हैं। सपोज दैट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, अब आपने करवाया इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोटॉन स्ट्राइक। जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोटॉन स्ट्राइक करवाते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो बढ़ने की वजह से, एनर्जी बढ़ने की वजह से वो अपने लोअर शेल से हायर शेल में मूव कर जाता है। अब जब आपने उसे एनर्जी प्रोवाइड की, क्या समझने के लिए कि इसकी पोजीशन किधर है, इलेक्ट्रॉन अवेलेबल किधर है, देखा जा सके कि इलेक्ट्रॉन है कहाँ। इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी पकड़ी, एनर्जी एब्जॉर्ब की और वो हायर एनर्जी लेवल में चला गया। तो यहाँ पे जैसे ही आपने एनर्जी को फॉल किया, फॉल करने की वजह से उसकी वेलोसिटी बदली, वेलोसिटी बदलने की वजह से उसका मोमेंटम बदल गया। हमने जो रेडिएशंस लेनी है ये हमने फोटोन ऑफ एक्स रेज़ का फोटोन लेना है, क्योंकि अगर विजिबल हम स्पेक्ट्रम लेंगे या विजिबल लाइट लेंगे तो इस विजिबल लाइट का क्या, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई असर ही नहीं है, ये इसको एक्साइट नहीं करवा पाएगी। क्यों नहीं करवा पाएगी? क्योंकि उसकी एग्जैक्टली एनर्जी मैच नहीं कर सकेगी, और अगर एग्जैक्टली एनर्जी मैच नहीं की, हमें पता नहीं चलेगा इलेक्ट्रॉन किधर है, एक्साइटेशन कहाँ हुई, डी एक्साइटेशन कहाँ हुई, हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ही नहीं निकाल सकते। हम कौन सी फोटॉन्स इस्तेमाल करते हैं, एक्स रेज़ की या गैमा रेज़? गैमा रेज़ के हम इस्तेमाल करते हैं फोटॉन्स, विच दीज आर द एनर्जी पैकेट्स विच आर एसोसिएटेड विद द डेफिनेट नंबर ऑफ वेव्स। ठीक है, ये हमने कभी पढ़ा था। फोटोन किसके इस्तेमाल करने हैं, एक्स रेज़ के, गैमा रेज़ के। वो पोजीशन तो किसी हद तक आपको शो करवा देते हैं, लेकिन हुआ क्या, मोमेंटम बदल गया। एक वक्त में अगर आप मोमेंटम को जानना चाहोगे तो पोजीशन अनसर्टेन हो जाएगी, पोजीशन को जानना चाहोगे तो जो हमारे पास मोमेंटम है वो अनसर्टेन हो जाएगा। अब एक ही बात यहाँ पे और, बिकॉज द पोजीशन एंड मोमेंटम अनसर्टेनिटी फॉर द लार्ज पार्टिकल आर सो स्मॉल दैट इट कैन बी निगलेक्टेड। अब इसका क्या मतलब, एक बड़ा बॉडी है, बड़ा जिस्म है, लाइक द ह्यूमन बींग्स, इंसान की बात अगर करें, अगर हम इसमें चेंज इन मोमेंटम और चेंज इन पोजीशन को रिलेट करें, ये दोनों आपस में रिलेट होते हैं इन्वर्सली। डेल्टा पी डेल्टा एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल एंड ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू h/4 पाई। ये क्वेश्चन याद रखनी है। अब अगर तो पोजीशन बदल रही है, देखें पोजीशन बदली, ये डेफिनेटली हमें नज़र आ रहा है, पोजीशन यहाँ से यहाँ चेंज हुई। अब डेल्टा पी जो है ना, ये माइक्रोस्कोपिक है, मैक्रोस्कोपिक है, नज़र आ रहा है। मोमेंटम भी उसी हिसाब से, पोजीशन बहुत बदली या पोजीशन बदलने से मोमेंटम बहुत बदला, या मोमेंटम सर्टन हुआ तो पोजीशन बहुत बदल रही है। तो दोनों जो वैल्यूज़ हैं ना, एक के बहुत ज़्यादा होने से दूसरी सर्टेनिटी बहुत कम हो रही है, क्योंकि ये चीज़ें वाज़ह नज़र आ रही हैं कि जब एक चीज़ सर्टन है तो दूसरी अनसर्टन है, दूसरी अनसर्टन है तो पहली सर्टन है। एक अगर 100% सर्टेनिटी है तो दूसरी 0% सर्टेनिटी के साथ है। हमें नज़र आ रहा है कि बाकायदा पोजीशन बदल गई। अब अगर पोजीशन बदल गई है तो इसका कोई ना कोई मोमेंटम के ऊपर भी इम्पैक्ट है। तो जितनी भी बड़ी बॉडीज़ हैं उनके लिए आप क्या करते हैं कि डेल्टा पी एंड डेल्टा एक्स इस वैल्यू को निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये इन्वर्सली रिलेटेड हैं। क्योंकि डेल्टा एक्स अगर बहुत बड़ा है, चेंज इन पोजीशन बहुत ज़्यादा है,
तो उस हिसाब से चेंज इन मोमेंटम के अंदर जो फ़र्क है वो बहुत कम आ, और इसी तरह डेल्टा पी ओवर डेल्टा एक्स ये तकरीबन ज़ीरो के बराबर होते हैं। दोनों, एक की वैल्यू बड़े बहुत ज़्यादा होने से दूसरी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, इन्वर्सली रिलेटेड है। तो हम क्या करते हैं, बड़ी बॉडीज़ के लिए जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसको कर देते हैं निगलेक्ट, और जो स्मॉलर बॉडीज़ हैं लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके लिए हम इसे एप्लीकेबल मानते हैं। ठीक है, तो डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू एच ओवर 4 पाई, इट इज़ द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर द microscopic bodies like electron, proton and neutron. It is not applicable for the macroscopic bodies. ये microscopic के लिए नहीं है। अच्छा, इस बात को ना बहुत ही इंटरेस्टिंगली बात को ना डिफ़ाइन किया कॉम्पटन इफ़ेक्ट ने। सर कॉम्पटन, उन्होंने एक इफ़ेक्ट शो किया, थ्योरी पेश की जिसे कॉम्पटन इफ़ेक्ट के नाम से जानते हैं। और जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना, इसे बड़े अच्छे तरीके से इससे जान सकते हैं। बुक में नहीं है, फिर भी हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन है लेकिन पढ़ा देता हूँ। कॉम्पटन इफेक्ट था क्या? क्लासिकल मेथड में अगर बताते हैं कि कोई रेडिएशन किसी मैटर के साथ टकराए, तो जो रेडिएशन है ना, शुरू की जो क्लासिकल थ्योरी थी वो कहते हैं कि जितनी रेडिएशन किसी मैटर में जाती है, जिस जैसी जाती है वैसी बाहर निकल जाती है। ये क्लासिकल है, पुरानी बात जो बिल्कुल शुरू शुरू में की गई। सर कॉम्पटन ने ये बताया कि जब रेडिएशन किसी मैटर के ऊपर फॉल करती हैं तो जो रेडिएशंस निकलती हैं उन दोनों में फ़र्क है। इसका लैम्डा था λ1, इसका लैम्डा था λ2, इसकी एनर्जी थी E1, इसकी एनर्जी थी E2। तो कहता है टकराने से पहले और टकराने से बाद, यानी उसमें से गुजरने के बाद, कहता है दोनों की जो एनर्जी है ना वो बदल गई। जो रेडिएशंस आ रही हैं उनका λ1 लोअर है, वेवलेंथ थोड़ी है, लेकिन जो बाहर निकल रही है उनकी वेवलेंथ ज़्यादा है। जिसका लैम्डा कम होता है एनर्जी ज़्यादा होती है, जिसका लैम्डा ज़्यादा होता है उसकी एनर्जी कम होती है। इसका मतलब E2 इज़ लेस दैन E1 बट λ2 इज़ ग्रेटर दैन λ1। रिलेशन बताया हुआ कि जो इंसर्ट हो रही है उसका λ1 कम है, जो बाहर निकल रही है लैम्डा ज़्यादा। जो इंसर्ट हो रही है उसका एनर्जी ज़्यादा, जो बाहर निकल रही है उसकी एनर्जी कम। तो एनर्जी गई कहाँ? कहते हैं जो एनर्जी कमी आई कि जो E2 है ये E1 से कम है, हमारे पास डेल्टा E आया, तो ये हमें बताता है कि बाकी एनर्जी कहाँ गई। यहाँ तो एनर्जी कम है, E2 कम है, E1 ज़्यादा है, बाकी एनर्जी कहाँ गई? कहते हैं बाकी एनर्जी जो थी ये रिकॉइलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में इस्तेमाल होगी। रिकॉयल इलेक्ट्रॉन मतलब इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन क्या है? उस सिस्टम से कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन कहते हैं इजेक्ट हो जाता है। ये सिर्फ थ्योरी है लेकिन समझने के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, ये चौथा शेल, ये पांचवा शेल, और इलेक्ट्रॉन आखिरकार क्या हो जाएगा? सिस्टम से इजेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखनी है, जो फोटोन इस्तेमाल करने हैं ये एक्स रेज़ या गैमा रेज़ के करने हैं। विजिबल तो इसको कुछ कहेगी नहीं क्योंकि उसकी एनर्जी मैच नहीं करेगी। विजिबल की रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होती है। जब वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो उसकी एनर्जी कम होती है, और अगर एनर्जी कम होगी तो इसको एक्साइट करना उतना ही मुश्किल है। तो एनर्जी कौन सी इस्तेमाल करनी है? फोटॉन्स किसके इस्तेमाल करने हैं? एक्स रेज़ या गैमा रेज़ के। वो इसको एक्साइट करेंगे, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा देंगे। तो एनर्जी डिफरेंस सम हाउ इट इज़ ट्रांसवर्स्ड इनटू द रिकॉइलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सिस्टम से निकल गया, और जब इलेक्ट्रॉन सिस्टम से निकल गया, देखें मोमेंटम बदल गया। हमने चाहा था कि हम पोजीशन को भी डिफ़ाइन करें, मोमेंटम को भी डिफ़ाइन करें, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फ्रॉम दिस इट इज़ ऑब्वियस दैट अनसर्टेनिटी इन द पी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल अपीयर। एनर्जी लेता जा रहा है, अपनी वेलोसिटी बदलता जा रहा है, वेलोसिटी बदलता जा रहा है, तो आखिरकार रिजेक्ट हो जाता है। तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि उसका मोमेंटम कांस्टेंट है? पोजीशन को डिफ़ाइन करते करते मोमेंटम ख़त्म हो जाता है, मोमेंटम बदल जाता है। मोमेंटम को डिफ़ाइन करते करते पोजीशन समझ में नहीं आती। अब देखें P1 mv1, P2 mv2 बिकॉज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम। तो मोमेंटम बदल गया। ये कॉम्पटन इफेक्ट ने हमें बताया कि मोमेंटम बदल जाता है। अगर हम इस्तेमाल करें फोटोन लॉन्गर वेवलेंथ के, बड़ी वेवलेंथ के, तो अभी मैंने आपको बताया बड़ी वेवलेंथ होगी, तो बड़ी वेवलेंथ अगर हम चाहते हैं कि बड़ी वेवलेंथ इस्तेमाल करें, इससे क्या होगा? हमारे पास जो मोमेंटम है ये तो चेंज होने से बच जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन है किधर उसको डिटरमिन करना मुश्किल हो जाएगा। क्यों डिटरमिन करना मुश्किल? वो ना एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा ना इमिट करेगा। क्यों नहीं अब्जॉर्ब या इमिट करेगा? क्योंकि जो एनर्जी आ रही है वो विजिबल लाइट से आ रही है, उसका लैम्डा बहुत ज़्यादा है। लैम्डा बहुत ज़्यादा है तो एनर्जी बहुत कम है। अगर एनर्जी बहुत कम है तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट ही नहीं करेगी। इलेक्ट्रॉन समझ नहीं आएगा इलेक्ट्रॉन है किधर, क्योंकि कलेक्टिवली ना तो इलेक्ट्रॉन जब किसी ऑर्बिट में होता है ना वो एनर्जी रेडिएट करता है ना एब्जॉर्ब करता है।
Energy is radiated or absorbed only in the terms of the quanta when it moves from lower energy level to the higher energy level. तो इन बातों से हमें ये कंफर्मेशन मिली कि अगर आप पोजीशन को समझना चाहते हैं, मोमेंटम अनसर्टन हो जाता है। मोमेंटम को सर्टन रखना चाहते हैं कि वेलोसिटी ना बदले, लॉन्गर वेवलेंथ इस्तेमाल करते हैं। तो लॉन्गर वेवलेंथ का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि वो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिफ़ाइन ही नहीं करती। तो एक वक्त में उसने कहा कि दोनों चीज़ों को एक्सप्रेस करना नामुमकिन है। सो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज़ 100% डिफाइंड बाय कॉम्पटन इफ़ेक्ट। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह, और 3 से 4 लेक्चर्स में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। होमवर्क में आपने क्या करना है, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में से क्वेश्चन जितने भी हैं आसान हैं, थ्योरेटिकल हैं, और एक दो अगर आपको न्यूमेरिकल भी आएँ तो आपने सॉल्व कर लेने हैं। सिर्फ एक आपने उसमें सिंपल फार्मूला डेल्टा पी टू द डेल्टा एक्स इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू h/4 पाई इस्तेमाल करना है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।